नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की, जो कि पार्ट 5 में मेंशन है, आर्टिकल 76 के अंदर किसके बारे में मेंशन किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 76 किसके लिए है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है? केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी पैरवी जो करता है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोटी मोटी बात यह है, अभी करंट में सेंटर में मोदी साहब की सरकार है, तो मोदी गवर्नमेंट को अगर कोई वकील रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 76 में। दूसरी बात, ही और शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अगर मैं बात करना चाहूं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, तो वो हमारे पास कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दो तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री। जब कभी भी आपसे वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री पूछे तो आंसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर वो स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है। दूसरी बात, ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूं। जब कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे या एम लक्ष्मीकांत किताब पढ़ेंगे या कोई और किताब आप पढ़ते हैं, अगर आपको ये वर्ड मिल जाता है, कोई भी ऑफिस होल्ड किया जाता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। रिमूवल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट और रिमूवल। अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं? दोनों किए जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। एग्री? सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इतना क्लियर हो गया? तो आपको मैंने बताया आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। कौन इसको अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, और इनको रिमूव भी कौन करेगा? इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? इसमें एक सिंपल सा वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वही क्वालिफिकेशन किसकी होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। तो अगर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ही और शी मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? पहले तो ये होती है कि ही मस्ट बी दी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरा होता है मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। किसी भी हाई कोर्ट का वो जज होना चाहिए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। चाहे वो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या कोई और हाई कोर्ट हो, कम से कम 5 साल एज ए जज उसने काम किया हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया हो एज ए एडवोकेट। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो ये हो गई यहां पर तीसरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो तीसरी क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या है? 10 साल या तो एडवोकेट हो हाई कोर्ट में। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? 5 साल एज ए जज किया हो, कहां पे? किसी भी हाई कोर्ट में, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा वो एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होना चाहिए। अब ये कौन बताएगा? इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं, तो हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों मैंने किसके बारे में बात किया? यहां पे मैंने बात की क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतना क्लियर हो गया? क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म्स एंड रिमूवल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टर्म्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि इनका टर्म 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 का होता है, 6 का होता है। अब एक कन्वेंशन बन गया है। अब वो कन्वेंशन क्या है?
जैसे ही नई सरकार आती है उस समय पे जो पिछली वाली सरकार का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो रिजाइन करके चला जाता है। अब रिजाइन किसको करेंगे? ये रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट साहब को। टर्म के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इनको कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं टर्म के बारे में। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एजी, एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एसएससी का पेपर देखेंगे तो उस टाइप के पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कि अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस होता है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज और हर रिमूवल। अब मान लीजिए हमने अपॉइंट तो कर दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, अब हमें उसको हटाना है। अब हटाने के लिए क्या ग्राउंड होना चाहिए? क्या ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? नहीं, इसका जो ग्राउंड है वो मेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें तो वो अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब ही उनको अपॉइंट करते हैं, वही उनको रिमूवल भी करेंगे। अगर वो रिजाइन करना चाहें तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति साहब को। क्लियर है? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया जब कभी भी नई सरकार आती है तो उस समय पे क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बदल जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनली ही और शी रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मींस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिजाइन और रिप्लेस्ड। जैसे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अभी फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उस समय पे क्या होता है? सरकार गिर जाती है। जितने भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। एक कन्वेंशन सा बन गया है, इसी के साथ क्या करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो भी क्या करते हैं? रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली किसके बारे में? टर्म्स के बारे में और किसके बारे में? रिमूवल के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं ड्यूटीज और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम ड्यूटी देखते हैं। टू गिव एडवाइस, इनका काम होता है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब ने कोई एक लीगल मैटर है, प्रेसिडेंट साहब उस पर एडवाइस चाहते हैं कि भाई आप एक काम करो, मेरी जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, आप उनको एडवाइस कीजिए। जैसे मान लीजिए हमें आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? आप क्या कीजिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कीजिए। इसी तरह से टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, इसके अलावा जो अदर ड्यूटीज हैं और फिर लीगल करेक्टर, जिनका क्या होगा? लीगल करेक्टर होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए एक कप चाय बना के लाइए, तो क्या ये लीगल करेक्टर का काम है? ड्यूटी नहीं। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ वही चीजें बोल सकते हैं जिनका नेचर क्या होता है? लीगल करेक्टर होता है। तो प्रेसिडेंट साहब अगर बोलेंगे कि कोई लीगल करेक्टर का है, वो उनको असाइन कर दिया गया है, तो वो भी उनको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, डिस्चार्ज करनी है, तो वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस की हैं? ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम और हर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। आइए अब हम बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ ड्यूटीज असाइन की हुई हैं अटॉर्नी जनरल को, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि ये भी मिलती जुलती हैं। जैसे मान लीजिए अब ये एक वकील होते हैं, ये सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये सरकार को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। टू अपीयर, अब देखिए, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जितने भी मुद्दे हैं, ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। मान लीजिए कोई केस है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे केस लेता हूं, उस केस का नाम है, मान लीजिए केस है प्रदीप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये मैटर कहां पे चल रहा है? ये मैटर आपका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरफ कौन होंगे? एक तरफ होंगे मिस्टर प्रदीप के एडवोकेट होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात समझ पा रहे हैं? तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट,
टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं कि कोई एक मैटर है, ठीक है, अब वो मैटर आपको रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस मैटर को भी रिप्रेजेंट कौन करेंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, सरकार के जो लीगल मैटर्स होते हैं, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको अपीयर होना पड़ेगा इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। आपको पता है जब फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो सिटीजन या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर वो कहां पे जा सकते हैं, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू जानने की जरूरत है, उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होंगे, उस केस को कौन प्रेजेंट करेंगे, उस केस को प्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये ड्यूटीज असाइन की गई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। किसने असाइन किया है, प्रेसिडेंट साहब ने असाइन किया है। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अटॉर्नी जनरल एक वकील होता है जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपके पास हायर जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी होती है। तो ये किसी भी जुडिशरी में जाके अगर कहीं पे प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग को ये अटेंड कर सकते हैं एज ए ऑडियंस। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, लोकसभा का सेशन चल रहा हो या राज्यसभा का सेशन चल रहा हो या ज्वाइंट सिटिंग चल रही हो, तो ये वहां पर जाके बैठ सकते हैं और उनकी जो मीटिंग्स है उनका वो हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके पास राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता है। हाँ, अगर कोई कमेटी है तो किसी कमेटी का ये मेंबर भी बन सकते हैं, लेकिन इनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। तो यही है इसके राइट्स। टू परफॉर्म ऑफ हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं, चाहे अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर लेता हूं तो वहां पे ये एज ए ऑडियंस बैठ सकते हैं। इनको राइट है, राइट टू स्पीक है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, लोकसभा में, राज्यसभा में अगर कहीं पे ज्वाइंट सेशन चल रहा है तो वहां पर ये बैठ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनको राइट टू वोट नहीं है। राइट टू वोट नहीं है। वोट कौन डालेंगे, वोट डालेंगे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बस इनको वोट का अधिकार नहीं है। तो क्या इनको प्रिविलेजेस और जो इम्यूनिटीज हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ मिलती हैं, उनकी तरह मिलती हैं? यस, उनकी तरह मिलती हैं। जो भी गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल का खर्चा है, कपड़े का खर्चा है, या फिर और भी जो भी अलाउंसेस होते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, वही की वही चीजें इनको भी मिलती हैं। यही मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है, ही और शी ऑल्सो एंजॉय ऑल दी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये इम्यूनिटीज क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारी इम्यूनिटीज मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिविल केस चल रहा है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, अब मेरे ब्रदर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का। अब वो एक लोअर जुडिशरी में चल रहा है, वो एक सिविल केस है। अब जज ने ऑर्डर दिया कि भाई आप प्रदीप अहलावत को बुला के लाओ कोर्ट में। अब मैं तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा लोकसभा का क्या है, सेशन चल रहा है, तो मैं वहां पे अपीयर नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट मतलब ये जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको वहां पे प्रेजेंट होना ही है, नहीं, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा भाई सेशन चल रहा है, जब सेशन खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा वहां पे। तो इसी तरह से काफी इम्यूनिटीज और भी होती हैं जो दी जाती हैं किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और यही इम्यूनिटीज और यही प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करता है, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। अब लिमिटेशंस में क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो वकील अपीयर होता है वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई ये सरकार का पक्ष रखेंगे ना। अब मान लीजिए आर्टिकल 370 में हमने कुछ चेंज किए हैं, सरकार ने कुछ चेंज किया है, तो ये उनका पक्ष रखेंगे, उनके फेवर में होंगे। तो क्या ये उनके अपोजिट में कुछ बोल सकते हैं? नहीं, उनके सरकार के अपोजिट में ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, ही और शी शुड नॉट एडवाइज और होल्ड
ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, he should not advise or hold a brief in cases in which she is called upon advice or appear for the government of India। अब मान लीजिए आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो वहां पर क्या ये अपोजिट में कुछ एडवाइस दे सकते हैं सरकार को? नहीं, वो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए क्या ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका सवाल है, इसके सवाल का जवाब है हाँ। जैसे मान लीजिए मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जानता हूं, तो मैं कहूंगा साहब ऐसा है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मेरा एक क्रिमिनल केस है, आप लड़ लीजिए। क्या वो लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो परमिशन लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई प्रदीप अहलावत का ऐसे केस चल रहा है, मुझे उसका केस लड़ने जाना है, तो आप मुझे परमिशन दे दो। तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, ही शुड नॉट बी डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सरकार परमिशन दे दे तो वो क्या कर सकते हैं? क्रिमिनल केसेस को भी लड़ सकते हैं। ठीक है, अगली बात, ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी। अब मान लीजिए अडानी साहब बोले कि भैया हम एक सब्सिडरी खोलने जा रहे हैं, या अंबानी साहब बोले किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कि भाई आप आइए हम आपको डायरेक्टर बना देंगे, कोई कॉर्पोरेशन है उसमें हम आपको एक बड़ी पोस्ट दे देंगे। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करना चाहें तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो पहले वो क्या करेंगे? पहले वो परमिशन लेंगे। अगर सरकार परमिशन दे देती है तो उसके बाद वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट या फिर कोई और पोस्ट भी वो ले सकते हैं। क्लियर है? ये बात होगी किसकी? लिमिटेशन की। आइए, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। वो किसी मिनिस्ट्री को एडवाइज नहीं कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग है, अनलेस द प्रपोजल और ए रेफरेंस इन दिस रिगार्ड इज रिसीव्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। मोटी मोटी बात यह है, ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री को एडवाइज नहीं कर सकते हैं, एडवाइज नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस उनके पास एक प्रपोजल हो, और वो प्रपोजल कहां से आना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अगर वहां से प्रपोजल है कि आपको एडवाइस करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, प्रपोजल आ गया है कहां से? डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, वहां से प्रपोजल आ गया, तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल क्या कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज वो एडवाइस नहीं करेंगे। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वो फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे, तो वहां पे मैंने पढ़ा था इनको 16,000 रुपीज पर केस पर डे के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। यानी कि फिक्स नहीं है कि भैया इनकी मंथली सैलरी 2.5 लाख है या 1 करोड़ है, वो फिक्स नहीं है। इनको पर केस के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर ये दिल्ली से बाहर जाएंगे तो इनको अलग अलाउंस मिलेगा। तो उसमें एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो मेरे हिसाब से वो चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि वो कौन डिसाइड करता है? वो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं, वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती। कितना पैसा मिलेगा, रेमुनरेशन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट साहब। तो ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। ही और शी इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अगर ये अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करना चाहें तो ये अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, उसका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस की बात करूं तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? असिस्ट करना। किसको असिस्ट करना? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अब बहुत सारे केसेस होते हैं, अब उन सभी केसेस को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब अकेले नहीं लड़ सकते, कभी कभी उनको ब्रेक भी लेना पड़ता है। तो उनकी जगह पे मतलब उनका सहयोग देने के लिए कौन रहते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है। इन एडिशन टू द अटॉर्नी जनरल
देर आर अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनको असिस्ट करने के लिए कुछ और लॉ ऑफिसर होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहला है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके अलावा है एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एक हमारे पास सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और चार हमारे पास क्या हो गए? एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए। ठीक है, क्या इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है? नहीं, किसी भी आर्टिकल में इनके बारे में मेंशन नहीं है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, सिर्फ ये असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके ऑफिस के बारे में बात नहीं करता है। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सेंट्रल कैबिनेट होती है उसका वो मेंबर नहीं होता है। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक मिनिस्टर है कैबिनेट, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर के पास क्या होती है? पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनकी जो पोर्टफोलियो होती है, उनके पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उनके पास होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल जो होता है वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है, कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर होता है जो इन सब चीजों को डील करता है। सो देयर इज ए सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन दिस सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर द लीगल मैटर्स एट द गवर्नमेंट लेवल। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टॉपिक भी ओवर हो चुका है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी बता दिया है। अब कुछ हम एमसीक्यू ले लेते हैं। अब इन एमसीक्यू से क्या होगा, ये टॉपिक हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वही क्वालिफिकेशन किसके लिए होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कहीं पे? हाँ जी, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट के लिए। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन, यहां पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये पहला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रेमुनेशन एज अ पार्लियामेंट में डिटरमाइन। याद रखना जो रेमुनेशन होता है ना वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं कि भाई इनको 16,000 रुपए पर केस के हिसाब से मिलेंगे, पर डे के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? ए है। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहां पे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो आंसर आएगा हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आंसर क्या है? 76। आपको मैंने बताया आर्टिकल 76 में किसके बारे में लिखा हुआ है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है। द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड असिस्टेंस, वो किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? आपको पता है आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द आंसर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको देते हैं वो? प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। अगर मान लीजिए उनको रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट साहब को। Which of the following appears on behalf of the government of India in all cases in the Supreme Court in which the government of India is concerned? तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास ऑफ इंडिया के बिहाफ पे।
रेमुनरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशन फॉर बिकमिंग द अटॉर्नी जनरल? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, ये भी सही है। एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, ये पॉइंट भी सही है। ही शुड बी एन एमिनेंट जूरिस्ट, ये पॉइंट भी सही है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जो जरूरत होती है वो किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल हैज बीन इंक्लूडेड इन द बिलो मेंशन पॉइंट्स? अच्छा जी, तो यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है ड्यूटीज की। ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय प्रेसिडेंट, ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। वो क्या करेंगे? वो एडवाइस देंगे किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट साहब जैसा बोलेंगे वो वैसा करेंगे। सेकंड पॉइंट है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, सेकंड पॉइंट भी सही है। वो परफॉर्म करेंगे सच अदर ड्यूटीज को जिनका क्या होगा? लीगल कैरेक्टर होगा, और वो असाइन की जाएंगी किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। सेकंड पॉइंट भी क्या है? सही है। थर्ड है टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, तो तीसरा पॉइंट भी हमारे पास क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अटॉर्नी जनरल डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट फॉल, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, यानी कि सरकारी मुलाजिम नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, तो आंसर क्या होगा? डी। अगर वो चाहें तो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी वो कर सकते हैं, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट लेते हैं। द बिलो मेंशन फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट है ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए हमेशा ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा सभी केसेस को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या वो उनके खिलाफ कुछ एडवाइस कर सकते हैं? नहीं, शुड नॉट एडवाइज। तो पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड। अब मान लीजिए सरकार की तरफ से उनको बुलाया गया आर्टिकल 370 के लिए, और वो सरकार के खिलाफ ही कुछ बोलने लग जाए, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, तो शुड नॉट एडवाइज, ये भी सही है। तीसरा है ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन। ये मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बुलाऊं, क्या वो आ सकते हैं? वो आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। तो परमिशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी तो उसके बाद वो डिफेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिफेंड नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है ही शुड नॉट एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर का पद या कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर का पद वो नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहां पे चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। यानी कि स्टेट में जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर का पद होता है वो हमारे पास क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस समझ में आ गया है तो इसमें कुछ भी नहीं है। वहां पर प्रेसिडेंट होता है, यहां पे क्या हो जाएगा? हमारे पास गवर्नर साहब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं। वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोनों सेशन में बैठ सकता था, बोल सकते थे, राइट टू वोट नहीं था। सेम यहां पे होगा। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में एमएलए भी है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, या फिर एमएलसी भी है, तो वो वहां पे बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट नहीं होगा। स्टेट में भी जितने भी कोर्ट होते हैं उनकी वो ऑडियंस बन सकते हैं। तो बहुत आसान है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 165 के बारे में।
आर्टिकल 165 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 165 बात करता है ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। किसके बारे में बात करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। दूसरी बात, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, लेकिन वो कहां पे होगा? स्टेट में होगा। अगर यहां पे कंट्री आ जाता है या फिर इंडिया आ जाता है तो आंसर हमारा बदल जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंट्री में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर का जो पद होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का जो पद होता है वो किसका होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, जिस तरह से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, इसी तरह से हम यहां पे बात करते हैं। तो यहां पे स्टेट में क्या होगा? स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करता है, और गवर्नर को ही वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं और गवर्नर ही हटा सकता है। तो द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? वो करते हैं गवर्नर साहब। दूसरी बात, अब इनकी अपॉइंटमेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब वो क्वालिफिकेशन किसके बराबर होती हैं? किसी भी हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो सेम होती है किसकी? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की। अब वो क्या क्या होनी चाहिए? यही मैंने लिखा है, he or she must be a person who is qualified to be appointed as a judge of high court। पहला तो आप सबको पता है, must be a citizen of India। दूसरा ये है, must have held a judicial office for 10 year, 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो, और have been an advocate for a high court for 10 year। तो अगर ये चीजें कोई भी जो पर्सन है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बना देंगे? उसको बना देंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। क्लियर है? तो मोटी मोटी बात यह है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वही क्वालिफिकेशन किसकी होती है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की होती है। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अब देखिए, जो टर्म है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अटॉर्नी जनरल का फिक्स नहीं था ना, उसी तरह से यहां पर भी जो टर्म है, वो यहां पर फिक्स नहीं है। अब होता क्या था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में, जब कभी भी यूकॉम रिजाइन कर देती है, यूकॉम बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो भी बदल जाता था। सेम यहां पे होगा, स्टेट में भी यहां पे क्या होगा? स्टेट में जब कभी भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर देंगे या फिर सरकार बदल जाएगी, तो उस समय पे जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा वो भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्लियर है? ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या है? इनकी जो अपॉइंटमेंट है, हमेशा ध्यान रखेगा, इनकी जो अपॉइंटमेंट है कौन करेंगे? गवर्नर। इनका जो रिमूवल है, रिमूवल भी कौन करेंगे? गवर्नर। अगर ये अपना रेजिग्नेशन देना चाहें तो रेजिग्नेशन ये किसको दे सकते हैं? गवर्नर को दे सकते हैं। तो यही बात यहां पे है। दिस मीन्स दैट ही और शी मे बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। ही शी मे क्विट हिज और हर ऑफिस बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है वो दे के जा सकते हैं। और कन्वेंशन क्या बना हुआ है? जैसे ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, तो ये भी बदल जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं या रिजाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है? या फिर ये रिजाइन दे देंगे। तो ये सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं। इसके बाद रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। अब रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? स्टेट में फिक्स करेंगे गवर्नर। अगर सेंटर है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी रेम्यूनरेशन, जो भी होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यही है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फिक्स नहीं है। तो इनको फिक्स कौन करता है? किसके कौन डिटरमाइन करता है? तो आंसर आएगा यहां पे गवर्नर। इस बात का आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता तो कौन डिटरमाइन करता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब डिटरमाइन करते हैं। ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है? जो पेपर होगा ना रेम्यूनरेशन, भाई इनको इतना इतना पैसा मिलना चाहिए, सिग्नेचर जो होते हैं उस पर वो प्रेसिडेंट साहब के होते हैं। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बात यहां पे बताई। अब इसके अलावा हम ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। अब ड्यूटीज बिल्कुल सेम है, जैसे आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में पढ़ा था, बिल्कुल सेम यहां पे है। हल्का फुल्का डिफरेंस है। जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेंगे। कोई भी अगर स्टेट है, जैसे मान लीजिए कोई केस है प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो स्टेट ऑफ हरियाणा को कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट ऑफ हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो इनका जो ड्यूटी है वो क्या है? टू गिव एडवाइस
टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम और हर बाय द गवर्नर। गवर्नर साहब ने कुछ मैटर्स हैं जो रेफर किए हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, उनको कहा है कि ये मैटर जो है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करने हैं, तो उनके ऊपर आपकी एडवाइस की जरूरत है। तो कौन एडवाइस देगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या करेंगे? एडवाइस देंगे। दूसरा, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर, कुछ ऐसी ड्यूटी है जिनका लीगल कैरेक्टर है, कुछ ऐसी ड्यूटी हैं जिनका लीगल कैरेक्टर है, जो गवर्नर साहब कहेंगे, असाइन करेंगे, वो भी उनको क्या करनी है? परफॉर्म करनी है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर साहब बोलेंगे कि साहब एक काम करो, आप हमें एक कप चाय पिला दो, एक कप कॉफी बना के पिला दो, नहीं, ये सिर्फ वही काम करेंगे जो लीगल कैरेक्टर की होंगी और जिनको कौन बताएगा? गवर्नर साहब बताएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम और हर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, किसी लॉ में अगर लिखा हुआ है कि ये आपकी ड्यूटीज हैं, तो उन ड्यूटीज के बारे में भी कौन परफॉर्म करेगा? उन ड्यूटीज के बारे में भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अब इसके अलावा इनके कुछ राइट्स भी होते हैं। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स थे, उसी तरह से इनके भी राइट हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में जाके एज ए ऑडियंस वो बैठ सकते हैं, ये भी स्टेट में बैठ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? अगर स्टेट में कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है तो वहां पर ये बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। द एडवोकेट जनरल हैज द राइट टू स्पीक, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट। अब ये बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जिसमें एमएलए भी है और एमएलसी भी है। एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहां पे दोनों में ये बैठ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, बट विदाउट ए राइट टू वोट। इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा ये सारे के सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को एंजॉय करते हैं जो एक एमएलए को या फिर एमएलसी को मिलते हैं। ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जो भी प्रिविलेजेस मिलेंगे वो सभी ये क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। तो ये इनके क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के बाद क्या होगा? चीजें हमें काफी आसान नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे लेते हैं। रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एडवोकेट जनरल स्टेट का ही होगा, हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट, ना 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 ना, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां? लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर। तो कौन करेगा? एडवोकेट जनरल करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेम आंसर, एडवोकेट जनरल। क्या आंसर आएगा हमारे पास? एडवोकेट जनरल। विच वन इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन है यहां पे, विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कौन से स्टेटमेंट यहां पे ऐसी हैं जो करेक्ट नहीं है? आइए बात करते हैं। ही हैज राइट टू एन ऑडियंस इन एनी कोर्ट इन द स्टेट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यहां तक सही है। शैल रिसीव सच रेमुनरेशन एज द गवर्नर मे डिटरमाइन, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, ही हैज द ऑडियंस एज वेल एज द वोटिंग राइट। कहां है? वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नोट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होता है वो गवर्नर के प्लेजर पे अपने ऑफिस को होल्ड करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहां पे क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑन लीगल मैटर, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट। रेमुनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट भी। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय चीफ
जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। चीफ जस्टिस थोड़ा ना करता है, कौन करता है? गवर्नर करते हैं। फोर्थ है द एडवोकेट जनरल शेड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये सब चीजें सही हैं। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस को कंप्लीट कर लिया है। हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को भी कंप्लीट कर लिया है और हमने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के ऑफिस को भी डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जो दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी स्टेट पीएसएस की, उनको आप शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।